नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी के इस नए अध्याय में। और जहाँ तक हमने आपको पिछले क्लासेस में पढ़ा दिया था, हमने आपको सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियाँ समझा दी थी। भारतीय संविधान कैसे बना, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, एक अधिनियम बनने, कानून बनने लिखित में कहाँ से शुरू हुए और उसकी परिणति कहाँ पर जाकर पहुंची, साथ में भारत गणतंत्र कब बना। कुछ बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको दी और सारा आपको टैबुलेटेड और एक स्लाइडेड फॉर्म में आपको पूरा बताया, आपके नोट्स तैयार कराए। अब आगे से हम शुरू करते हैं और अब हम अपना पहले भाग की ओर बढ़ेंगे। जब आपको हमने पहला भाग पढ़ाया तो उसको खोलिएगा, उसमें देखेंगे पहला भाग आपको पढ़ाया था संघ एवं इसका क्षेत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्या बोलते हैं? संघ एवं इसका क्षेत्र। ठीक है, इसमें हमने आपको बताया था, कुल आर्टिकल्स की संख्या बताई थी हमने, आर्टिकल नंबर 1 to 4। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। संघ क्या है, राज्यों का संघ क्यों कहा जा रहा है? तो अनुच्छेद 1 में जो हमारा आर्टिकल नंबर 1 है, आर्टिकल 1 नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 1 में भारत को कहा गया है, इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत में पहला कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इस व्यवस्था, यह जो व्यवस्था है ना, यह करीब दो चीज़ें आपको बताती है। एक तो देश का नाम क्या है? भारत, इंडिया यानी भारत। ठीक है, क्या कहा गया है? इंडिया यानी भारत। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें आपको बताई गई है राज पद्धति। राज पद्धति कैसे होगा? राज्यों का संघ। ठीक है, तो ये बताई गई आपको, राज्यों का संघ। राइटिंग का थोड़ा इशू है, मैनेज कर लेंगे आप लोग। मुझे उम्मीद है आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो राज्यों के संघ को लेकर क्या कहा जा सकता है? राज्यों के संघ दो तरह से होते हैं। एक प्रकार का जो संघ होता है, जैसे कुछ समझौते से, कुछ राज्य आपस में समझौते से एक संघ बना लेते हैं और कुछ राज्य बिना समझौते के होते हैं, जो ज़्यादातर हमारे संविधानवेत्ताओं ने यूएसए के संविधान से कंपेयर किया है। ज़्यादातर संविधानवेत्ताओं ने तो यूएसए के संविधान में जो दिया गया है, यूएसए का जो राज्य व्यवस्था है, राज्य पद्धति है, वहाँ जो उनके संघ हैं वो समझौते से आपस में मिले हैं, जबकि भारत के जो राज्यों के संघ हैं समझौते से नहीं मिले या आपस में बिना समझौते के जुड़े हुए, कोई समझौतों का परिणाम नहीं है। ठीक है, भारतीय संघ राज्यों के बीच में। ठीक है, और भारत का जो है संघ है, राज्य है, भारत के संघ यानी भारत के राज्य आपस में एक दूसरे से अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते। भारत को क्यों बांटा गया है विभिन्न राज्यों में? सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद 1 के अधिकार में भारतीय क्षेत्र को लगभग 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी होती हैं? एक होती है राज्यों का क्षेत्र, 3 श्रेणियाँ। दूसरी श्रेणी आपकी है संघ क्षेत्र, और तीसरी श्रेणी कैसी होती है आपकी? तीसरी श्रेणी आपकी है ऐसे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित हों, भारत सरकार जिन्हें आगे भविष्य में अधिग्रहित करे, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित। ठीक है, भविष्य में अधिग्रहित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, जो भाग 21 है, भाग 21 के तहत हमने बताया था कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध भी हैं। वो कुछ राज्यों के विशेष उपबंध भी इसके अंतर्गत आते हैं, उसमें प्रशासन का उपबंध है। ठीक है, इनमें कुछ जो विशेष उपबंध वाले राज्य हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। नोट कर लीजिएगा जो कुछ उपबंध हैं इसमें कुछ राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात पहले एक थे, बाद में अलग हुए, ये भी अब हम बताएंगे। नागालैंड, ये सब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर से अलग हुए हैं। असम, मणिपुर, और अगला कौन सा है? आंध्र प्रदेश।
तेलंगाना और कौन कौन से हैं यहाँ पर, सिक्किम, मिज़ोरम, साथ में अरुणाचल प्रदेश और गोवा एंड कर्नाटका। ठीक है, दीज आर एक्चुअली, इनको एक विशेष उपबंध मिला हुआ है भाग 21 के अंतर्गत। ठीक है, अच्छा, भारत जो है अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। ठीक है, जबकि सॉरी माफ़ कीजिएगा, विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। भारत का जो संघ है वो विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, यह चीज़ आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद दूसरा क्या है, अनुच्छेद 2 में दिया हुआ है भारत में नए राज्यों का गठन एवं उनका नामांकन। भारत में जितने भी नए राज्य बनते हैं, नए राज्य बनने के कई तरीके होते हैं। अनुच्छेद 2 दिया हुआ है नए राज्यों का गठन एवं उनका नामांकन। इसके लिए अनुच्छेद 2 में परिवर्तन करना आवश्यक है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर, जैसे नए राज्यों का गठन कैसे होता है, जैसे पहले एक एमपी अलग राज्य था, प्रशासनिक सुविधा के लिए एमपी से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया, बिहार से झारखंड अलग कर दिया, वो सब आर्टिकल 2 के तहत अलग किए गए हैं। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग कर दिया वो, और इनका नामांकन भी अनुच्छेद 2 के तहत होता है। ठीक है, नए राज्यों का जो गठन किया जाता है, और संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान राज्यों का सीमा, इसमें अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 दोनों होते हैं। अनुच्छेद 3 भी आपको हम बता दे रहे हैं, आर्टिकल 3 भी इसमें वर्क करता है। आर्टिकल 3 आपका क्या होता है, संसद जो विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण, अगर विधि द्वारा किसी नए राज्य का निर्माण करती है, जैसे नए राज्य निर्माण हुए थे 2002 में भी हुए, 2000 में भी हुए थे, फिर आगे भी नए राज्य निर्माण हुए। नए राज्यों का निर्माण करना अनुच्छेद 2 में आता है, और इसके साथ ही वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, यानी संसद को यह अधिकार है वर्तमान राज्य का जो भी क्षेत्र और सीमा है उसमें परिवर्तन कर सकता है, नामों में उसके भी परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन। अभी इसको आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे आगे होता रहा। ठीक है, परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं, सिखाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 2 के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा किसी भी निबंधन और शर्त को जैसा और सही समझे संघ में नए राज्यों को प्रवेश करा सकती है और उनका स्थापना कर सकती है। ठीक है, और जबकि अनुच्छेद 3 क्या है, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर, जैसे कि अभी हमने आपको वो अनुच्छेद 2 में बता दिया था। जबकि अनुच्छेद 3 का हिस्सा है जो बिहार से झारखंड और एमपी से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, जो पुराना नाम उत्तरांचल था, अलग किया गया। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, साथ ही जम्मू और कश्मीर को, राज्य को हटा के, राज्य का दर्जा हटा के उसे प्रशासन के सुविधा के लिए संघ शासित प्रदेश बनाया गया, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। साथ ही हमारा एक 2 संघ शासित क्षेत्र थे, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, इन्हें भी 2019 में भारत सरकार द्वारा 3 दिसंबर 2019 को इन दोनों को मिलाकर एक संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। यह सभी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद करती है। ठीक है, भारत कैसा है, भारत विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है, यानी कि संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है। ठीक है, और राज्यों को अपना निर्माण कर सकती है, राज्यों को चेंज कर सकती है अपने अनुसार। जबकि जब हम अमेरिका का, यूएसए का संविधान देखते हैं तो यूएसए के संविधान को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है, क्योंकि यूएसए की संसद को, वहाँ पर कांग्रेस है और सीनेट है, उनकी संसद को यह शक्ति नहीं है कि वह राज्यों को की सीमा में परिवर्तन कर सकें, राज्यों को विभाज्य कर सकें, एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बना सकें या 2 से अधिक राज्यों को आपस में जोड़ सकें। ऐसी शक्ति उनके पास नहीं है। यह शक्ति भारतीय संसद के पास है। यूनिक है भारतीय संसद, भारतीय संविधान इस विषय में। ठीक है, अच्छा, संसद को एक और अधिकार यह भी है कि वह किसी भी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर, भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को भी दे सकती है। इस विषय में अनुच्छेद 3 के तहत यह शक्ति है। ठीक है,
अनुच्छेद 3 के तहत इस शक्ति का उपयोग किया गया है भारत के द्वारा 100वें संविधान संशोधन में, जो 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। इसमें 2015 में यह आया था। इसमें भारत के कुछ भूभाग को बांग्लादेश से अधिग्रहित किया गया था, और जबकि भारत का कुछ भूभाग बांग्लादेश को दे दिया गया था। यह भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच में समझौता हुआ था, ठीक है, जिसमें 111 क्षेत्रों को भारत ने बांग्लादेश को दे दिया था तथा बांग्लादेश से 51 क्षेत्रों भारत को मिले थे, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी स्थल सेना है। आपको ज्योग्राफी वाले सर ने पढ़ाया होगा। ज्योग्राफी की 2 क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, अन्य क्लासेस आपको नियमित मिलने लगेंगी। साथ ही में हम कोशिश कर रहे हैं आपको इसी के साथ इंग्लिश की भी क्लासेस बहुत जल्द मिलनी शुरू हो जाएंगी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स की। और धीरे धीरे करके आपको सारे विषयों की रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आप इस चैनल पर हमें बने रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए और अपना बेल नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे हमें पता चल सके, जैसे आपको पता चले जब भी कोई वीडियो पड़ती है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, जल्द से जल्द देखें और आपको उसका लाभ मिले, ठीक है। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का उद्भव कैसे हुआ था, यह देखने के लिए हम फिर से वहीं पर जाएंगे जब हमें आज़ादी मिली। आज़ादी के समय भारत की राजनीतिक इकाइयाँ 2 भागों में थीं। एक ब्रिटिश प्रांत थे जो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन थे, और दूसरी थी देसी रियासतें जो राजा ब्रिटिश शासन के अधीन तो राजा के अधीन थी, लेकिन उनकी जो सर्वोच्चता थी वो ब्रिटिश राजशाही से थी, ठीक है। तो जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना तो 2 नए क्षेत्र राज्यों का गठन हुआ, भारत और पाकिस्तान। और देसी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए, आपको यह पता होगा। देसी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए, या तो वे भारत में शामिल हो जाएं, या तो वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या स्वतंत्र रहें। अगर वो स्वतंत्र रहते तो सोचिए आज भारत में कितने छोटे छोटे, जब हम भारत एक देश देखते हैं यहाँ पर कितने छोटे छोटे देश होते हैं। कल्पना करके ज़रा देखिए कि आप लखनऊ से बरेली जा रहे, मतलब आप चलिए तो संयुक्त प्रांत में था, आप राजस्थान में ही हैं। राजस्थान में कई सारी देसी रियासतें राजस्थान की तरफ थी, हैदराबाद में देसी रियासत थी और कई जगह थी। आपको पता चल रहा है हैदराबाद जाना है हैदराबादी बिरयानी खाने या कुछ करने, तो आपको वीज़ा लेना पड़ रहा है, आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ तक ट्रैवल करने के लिए। शायद ऐसा होता, पर हमारे समय के राजनेताओं में इतनी शक्ति थी और इतनी सूझबूझ थी कि ऐसा नहीं हो पाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष इसीलिए कहा जाता है, उन्होंने देश का एकीकरण किया। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तुलना बिस्मार्क से की जाती है। बिस्मार्क जो जर्मनी के एकीकरण के पितामह कहे जाते हैं, उनसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तुलना की जाती है, ठीक है। उस समय देसी रियासतें, जो भारत के भौगोलिक सीमा में कुल कितनी देसी रियासतें थीं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा। उस समय कुल 552 देसी रियासतें थीं। टोटल 552 देसी रियासतें भारतीय सीमा में थीं। अब सोचिए 552 देश होते अगर ये सारे स्वतंत्र हो जाते तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं था, और भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा होता। साथ में ना एक राज्य एक देश बन पाता और ना ही तरक्की कर पाता, ठीक है। तो इसमें से 549 रियासतें, 552 में से 549 रियासतें चुपचाप बिना कुछ कहे कि हाँ आप ही हो माई बाप, जो भी है हमारा देश है, हमारी धरती है, हम इसमें शामिल हो जाएंगे। 549 रियासतें तुरंत शामिल हो गए, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने शामिल होने से मना कर दिया। कौन कौन सी 3 रियासतें थीं? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। इन्हें कैसे सम्मिलित किया गया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हैदराबाद को पुलिस की कार्रवाई द्वारा ऑपरेशन पोलो किया गया था। जूनागढ़ को जूनागढ़ में जनमत कराया गया। जूनागढ़ की जनता चाहती थी कि हमारे पास हम शामिल होंगे, ठीक है। और जम्मू कश्मीर को एक विलय पत्र के द्वारा महाराजा हरि सिंह के साथ हस्ताक्षरित हुआ था विलय पत्र, उसके तहत इसे शामिल किया गया, ठीक है। अब ये शामिल कर दिया गया, तब भारत में जो भी राज्य बने वो 4 प्रकार के राज्य थे। भाग क, ख, ग और घ, 4 प्रकार के राज्य थे। या पीसीएस के सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा आता है, आपके सिलेबस का क्षेत्र नहीं है। अभी आपको बता देते हैं। कुछ आयोग बने थे, राज्यों को प्रशासनिक सुविधा में कैसे बांटा जाए, किस प्रकार राज्यों का वर्गीकरण किया जाए। इसके लिए सबसे पहले 1948 में धर आयोग का गठन हुआ था, धर आयोग। और धर आयोग के पश्चात धर आयोग की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति हुई थी, ठीक है। आयोग ने सिफारिश की कि जो इसका राज्यों का जो पुनर्गठन है या भाषाई आधार पर ना करके प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए। लेकिन इसके क्या हुआ, कहीं असंतोष फैल गया कई जगह पर, और तो 1948 में एक और समिति का गठन हुआ था जिसमें जवाहरलाल नेहरू
वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे, जिसे JVP समिति कहा जाता है। कांग्रेस द्वारा इसकी स्थापना हुई थी चेक करने के लिए कि कैसे राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। और JVP समिति ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की उसमें भी इसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। ठीक है। और फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। ठीक है। इसमें 7वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था और इसके तहत भारत में कुल 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, इनको हम यूटीज़ लिख देते हैं, यूनियन टेरिटरीज। इन 14 राज्यों में से आपको अगर नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। 1956 में जो भारतीय राज्य थे, आपको जानकर आश्चर्य होगा किस प्रकार से थे। आंध्र प्रदेश बनाया गया, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, MP यानी मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। साथ में जो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे उनमें अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीप समूह, या जो लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है, मणिपुर और त्रिपुरा थे। ठीक है। अब 1956 के बाद कुछ नए राज्य बने और इनका विलय किया गया। तो अब ये हम आपको नई स्लाइड में पूरा बताते हैं। यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होता है कि कब किस राज्य में बनाया गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम। भारत में जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो जो सबसे पहला राज्य बनाया गया वो बनाया गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? 1953 में किया गया। ठीक है, डेट आपको नोट करनी हो तो नोट कर लीजिएगा, 1 अक्टूबर। ठीक है, तो पहला बनाया गया। दूसरा किस राज्यों को बनाया गया? महाराष्ट्र और गुजरात। एक मद्रास राज्य था, मद्रास राज्य को अलग करके 2 भाषाई आधार पर बना दिए गए। महाराष्ट्र मराठी भाषियों के लिए और गुजरात गुजराती भाषियों के लिए। इनको कब बनाया गया? इनको बनाया गया हमारा 1 मई 1960 को। अगला जो बनाया गया, अगला हम देखेंगे, अगला बना दादर और नागर हवेली। अब दादर और नागर हवेली में क्या था? यह एक संघ राज्य क्षेत्र है। दादर और नागर हवेली 1954 में स्वतंत्र हुई थी। इससे पहले यहाँ पर पुर्तगाल का शासन था और 1954 में इसके स्वतंत्र होने के बाद इससे पहले यहाँ पुर्तगाल का शासन था। 1961 तक यहाँ के लोगों द्वारा स्वयं से चुना गया प्रशासन चलता था और 10वें संविधान संशोधन द्वारा 1961 द्वारा इसे संघ क्षेत्र में परिवर्तित किया गया। अभी दादर और नागर हवेली और दमन और दीव को भी एक कर दिया गया है 3 दिसंबर 2019 से। ठीक है, गोवा दमन दीव को 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से पुर्तगाली शासन से आज़ाद कराया गया था। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नागालैंड। कुछ राज्यों का हम आपको गठन बता देते हैं, कैसे कैसे राज्यों का गठन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नागालैंड का जो गठन किया गया यह हुआ 1 दिसंबर 1963 को। ज़रूर नोट कर लीजिएगा आप। अगला जो राज्यों के गठन में हुआ यह हुआ हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का गठन किया गया 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966। अच्छा, आपको नागालैंड के विषय में कुछ तथ्य बता दे रहे हैं। नागालैंड क्या था? 1963 में जो नागा पहाड़ियाँ थी और असम के बाहर के एक तवांग क्षेत्र थे, इनको मिला के नागालैंड राज्य का गठन किया गया। ऐसे इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ पे नागा आंदोलन बहुत ज़्यादा हो रहा था। एक अलग नागालैंड राज्य के लिए आंदोलन हुआ था, उनकी संतुष्टि के लिए ऐसा किया गया और इसे 16वें राज्य का दर्जा दिया गया था। 16वां राज्य कैसे? 14 राज्य आपको बताया। ठीक है, फिर एक मद्रास राज्य था, उसको ख़त्म करके 2 नए राज्य बनाए गए। तो मद्रास को हटाया गया तो 13 बचे और 2 नए बन गए, महाराष्ट्र और गुजरात। तो कितने हो गए? 15 के बाद 16वां राज्य बना हमारा नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को। फिर हरियाणा, उसके बाद चंडीगढ़ को संघ शासित क्षेत्र बनाया गया, चंडीगढ़ अलग किया गया और साथ में हिमाचल प्रदेश को बनाया गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश।
या संघ शासित क्षेत्र बना था और या राज्य बना। तो अब तक कितने हो गए? 16, 17 और ये 18वां राज्य हो गया। ठीक है, 17वां राज्य आपका हरियाणा हो गया और ये 3 राज्य हो गए। ठीक है, पहले चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश दोनों को जब बना अलग किया गया और यहाँ पे इन्हें दोनों को संघ शासित क्षेत्र माना गया था, पर हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। डेटें याद रखिएगा, डेटें नहीं याद हैं तो ईयर जरूर याद रखिएगा, ईयर पूछ लिया जाता है। 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, फिर आते हैं मेघालय बनेगा। मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा। इनको बनाया गया 21 जनवरी 1972 को। इन्हें पूर्ण राज्य बना दिया गया। ठीक है, अभी इन्हें बनाया गया। ठीक है, इससे पहले इन्हें जो है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो था, अरुणाचल प्रदेश और इनको सबको मिला के पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी यानी कि नेफा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर सिक्किम 1947 तक सिक्किम जो है भारत का एक शाही राज्य था। सिक्किम 1947 से भारत द्वारा रक्षित था। अभी सिक्किम की भी एक कहानी है, पूरी अलग सिक्किम का हिसाब की पूरी कहानी है। ठीक है, मैं वो भी आपको बताता हूँ इस वीडियो के ज़रिए। सिक्किम का क्या हुआ था, 1947 में जब आज़ादी मिली तब सिक्किम भारत द्वारा एक रक्षित राज्य था, जैसे भूटान की भी रक्षा भारत करता है। ठीक है, और अच्छा, भारत सरकार ने सिक्किम पे कुछ रक्षा, विदेश मामले और संचार का उत्तरदायित्व लिया था। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा जताई भारत में शामिल होने के लिए। तो 35वें संविधान संशोधन 1900 अधिनियम के द्वारा सिक्किम को एक संबद्ध राज्य बनाया गया। संबद्ध राज्य याद रखिएगा, 1974 में एक संबद्ध राज्य बनाया गया, अभी पूरा राज्य नहीं बनाया गया। ठीक है, फिर इसके लिए पूरा एक नया अनुच्छेद बनाया गया था सिक्किम के लिए। अनुच्छेद 2 का बनाया गया और एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अभी वाली 10वीं अनुसूची नहीं, उधर जोड़ी गई थी। ठीक है, संविधान में जोड़ा गया, लेकिन यह प्रयोग नहीं चला। सिक्किम के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई, जिसलिए वो जुड़ना चाहते थे। तो इसीलिए एक जनमत के माध्यम से वहाँ चोग्याल शासन था, चोग्याल शासन, उसको समाप्त करके और सिक्किम को पूरी तरह से भारत में जोड़ दिया गया। भारत का एक अभिन्न राज्य बन गया। तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का एक अभिन्न अंग बन गया, अभिन्न राज्य बन गया। ठीक है, और यह भारत का 22वां राज्य था। अभी सिक्किम के बाद अगला मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम बात करेंगे। मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़कर जो नेफा बना दिया गया था, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन्हें अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों को 20 फरवरी 1987 को नया राज्य बना दिया गया। ठीक है, कितने हो गए? 22 के बाद 23, 24। अब हमारे पास अगला राज्य बचता है। अभी तक देखिए हमने गोवा का नाम लिया। गोवा को 1961 में आज़ादी मिली थी और गोवा को जो पूरा राज्य का दर्जा मिला वह 30 मई 1987 को मिला। गोवा भारत का 25वां राज्य, 30 मई 1987 भारत का यह 25वां राज्य रहा। अब भारत की जो ये स्थिति थी, 25 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश तत्कालीन समय में, यह स्थिति 1987 से 2000 तक चली। 2000 में 3 नए राज्य भारत के मानचित्र पर 3 नए राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ। वह 3 नए राज्य कौन कौन से थे? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ किसको काट कर बना? अभी आपको बताया था, छत्तीसगढ़ बनाया गया एमपी से अलग करके। ठीक है, छत्तीसगढ़ कब बनाया गया? ये डेटें पूछी जाती हैं। 1 नवंबर 2000 को। फिर दूसरा जो क्रम से याद करिएगा आप, उत्तराखंड। उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल था। कोई अभी पूछ सकता है, उत्तरांचल भी लिख के आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यह 27वां बना, 26वां था, या 27वां बना उत्तराखंड। यह कब बना?
या 9 नवंबर को बना, 9 नवंबर 2000। और साथ में जो 28वां राज्य बना यह आपको बना झारखंड। झारखंड बिहार से अलग करके बनाया गया था और यह बना 15 नवंबर 2000 को। अब स्थिति क्या थी? 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश। 2000 से 2014 तक यह स्थिति रही, ठीक है। तेलंगाना, इस बीच में हम लोगों में से कई जो आपकी पीढ़ी के होंगे, आपकी पीढ़ियों में भी कई इस समय 6 to 8 जो माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं उस समय तक भी आपने पढ़ा होगा 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। फिर 29वां जो राज्य बना वो तेलंगाना बना। आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया 29वां राज्य तेलंगाना। तेलंगाना कब बनाया गया? यह बनाया गया 2 जून 2014 को। यहाँ के बाद स्थिति क्या हुई? हमारे पास 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर आगे फिर संशोधन हुआ, आगे संशोधन करके जम्मू और कश्मीर जो एक राज्य था, पहले रियासत थी, भारत में जोड़ा गया, राज्य बना। जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया 31 अक्टूबर। J&K और लद्दाख 2 टेरिटरी बना दी गई। लद्दाख, ठीक है, 2 टेरिटरी बना दी गई। माफ़ कीजिएगा, हिंदी में लिख देता हूँ। यह दोनों टेरिटरी कब अस्तित्व में आई हमारी? 31 अक्टूबर 2014 को, जब संसद ने इस विषय में अधिनियम बनाया। काफ़ी चर्चित रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब इसके बाद हमारे पास कितने बचे? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। दोनों को यूटीज़ बना दिया गया। अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पर आज की डेट में हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक विलोपन क्या हुआ? 3 दिसंबर 2019 को संसद ने 2 संघ राज्य क्षेत्र थे जिनका नाम था दादर एवं नागर हवेली, दादर एवं नागर हवेली, और अगला था दमन दीव, दमन व दीव। इनको जोड़कर एक यूटी बना दी गई। तो अब हमारे पास एट द लास्ट कितने रह गए? आपकी जगह उसी स्लाइड में आपको बता देते हैं। अभी इन सभी के बाद भारत में आज की डेट में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कुल 28 राज्य और 8 यूटीज़ हैं। हमारी आज की स्थिति है। संसद इसमें भी परिवर्तन कर सकती है। जहाँ परिवर्तनशील है तो जो आप पढ़ रहे हैं या आगे फिर हो सकता है चेंज हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने नए टॉपिक की ओर। तो भैया तक हमने आपको किसमें क्या पढ़ाया? अनुच्छेद 1 पढ़ाया। फिर से एक बार रिवाइज कर लें। अनुच्छेद 1 के तहत क्या पढ़ाया? इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। और आर्टिकल 2 में पढ़ाया नए राज्य, संसद नए राज्यों का गठन एवं उसका नामांकन कर सकती है। आर्टिकल 3 आपने पढ़ा नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों का सीमा और नामों में परिवर्तन करना, ठीक है। और इसके विषय में आपको सब पढ़ाया। जो आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 जो अनुच्छेद, जो नए राज्यों की स्थापना हो क्या हुआ, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो कानून बनाए गए थे, जिसके द्वारा पहली और चौथी अनुसूची में के मामलों में संशोधन किया जा सके, ठीक है। आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा बनाए गए विधियों, या आप हिंदी इसको लिख सकते हैं कानूनों के लिए पहली और चौथी अनुसूची में फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्ड, आप बोलो अनुसूची बोल दो, ठीक है, बराबर है। संशोधन जो आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम शुरू करेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है नागरिकता, सिटीजनशिप। तो नागरिकता में बढ़ते हैं। कुछ आ गया है हमें लग रहा है पर, ठीक है, आप समझ जाएंगे। सिटीजनशिप है
सिटीजनशिप हमारी है आर्टिकल 5 से लेके, ये आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, 11 तक, जिसमें आर्टिकल 5 में नागरिकता के विषय में है। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। आर्टिकल 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। आर्टिकल 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीय व्यक्तियों की नागरिकता। आर्टिकल 9 जो दूसरे देशों के हिसाब से नागरिकता छोड़ दें। आर्टिकल 10 नागरिकता अधिकारों की जो है निलंबन होता है, बने रहना, निरंतरता। और आर्टिकल 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिक अधिकारों का विनियमन। ठीक है, आपको लिखा देते हैं, चिंता मत करिए। और आर्टिकल नंबर 5 है आपका नागरिकता। आर्टिकल 6 आपका आता है जो पाकिस्तान से भारत, इसके विषय में चर्चा करेंगे। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अभी इसको आपको पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्या है। आर्टिकल 7 के अंतर्गत आता है पाकिस्तान को जो प्रव्रजन कर गए थे, पहले भारत में प्रव्रजन करने वाले, पाकिस्तान को जो प्रव्रजन किया है ना, करने वाले जो व्यक्ति थे, करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। आर्टिकल 8 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 8 हमारा आता है जो दूसरे देशों की स्वच्छता से नागरिकता अर्जित करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी नागरिकता की समाप्ति। जो व्यक्ति दूसरे देशों की नागरिकता प्राप्त करें, माफ़ कीजिएगा, ये आर्टिकल 8 में नहीं है। जो व्यक्ति दूसरे देशों में रह रहे हैं, ठीक है, उनकी नागरिकता के अधिकार। जो भारतीय व्यक्ति दूसरे देशों में रह रहे हैं, या नोट कर लीजिएगा, भारतीय दूसरे देशों में रह रहे उनकी नागरिकता के अधिकार। ठीक है, उनको भी नागरिकता का अधिकार है जब तक वह नागरिकता अपनी छोड़ते नहीं हैं। नागरिकता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 9 हमारा कहता है जो दूसरे देशों की नागरिकता अर्जित कर लेते हैं ऐसे ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता की समाप्ति। दूसरे देशों की नागरिकता प्राप्त करने पर जो भारत की नागरिकता पहले मिली हुई थी वह समाप्त हो जाएगी। नागरिकता की समाप्ति। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे देश के भी नागरिक हैं और भारत के भी नागरिक बने रह सकें, ऐसा नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 10 है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। साथ में जो आर्टिकल 11 है, यह क्या है? संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकारों की विधि द्वारा विनियमन किया जाना। ठीक है, संसद कानून बनाकर, विधि बनाकर, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता के अधिकारों का विनियमित करना। ठीक है, अब इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं।
बहुत सारा लगा कि क्या है ये, क्या क्या चीज़ें आप बता गए। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके एक बार बता देते हैं कि क्या हमने बताया आपको और कहाँ से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, पहले शुरू करते हैं नागरिकता। भारत में नागरिकता कैसे मिली है ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत में जो नागरिकता की संकल्पना है वह इकहरी नागरिकता है, यानी यहाँ पर आपको एक ही मात्र नागरिकता है, वह है भारतीय नागरिकता। जैसे आपको कई अन्य देशों में जहाँ पे संघवाद है, जैसे यूएसए हो गया और भी कई देश हो गए, यहाँ पर आपको दोहरी नागरिकता मिलेगी। जैसे एक राष्ट्र की नागरिकता, दूसरी राज्य की नागरिकता। यहाँ पर सिर्फ राष्ट्र की नागरिकता है। आप किसी भी राज्य के नागरिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भारतीय ही हैं, ठीक है। नागरिकता कैसे दी गई? संविधान लागू होने के समय, ठीक है। संविधान लागू होने के समय नागरिकता का अर्जन कैसा हुआ कि भारत में जन्मा हो या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो और संविधान के प्रारंभ होने के ठीक 5 वर्षों तक भारत पर साधारण तौर पर निवासी रहा हो, उसे भारत की नागरिकता दी गई, ठीक है। नंबर 2, जो आपका अनुच्छेद नंबर 6 है, अनुच्छेद नंबर 6 आपको बताया पाकिस्तान से भारत को प्रयोजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। इसके तहत जो नागरिकता दी गई उसमें कहा गया 19 जुलाई 1948 से पहले और 19 जुलाई 1948 के बाद, ठीक है। 19 जुलाई 1948, 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, दो देश बने, उसके बाद 19 जुलाई 1948 एक महत्वपूर्ण तिथि है, यहाँ लिख देता हूँ, ये आप याद रखिएगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। यहाँ तक परमिट का अधिकार दिया गया था कि भाई दोनों देशों में लोग आ जा रहे हैं तो एक परमिट दिया गया था कि आते जाते रहो, परमिट सिस्टम उसमें लागू था, ठीक है। इसीलिए इसे आधार समय बनाया गया। अब आता है नागरिकता अधिनियम 1955, बहुत महत्वपूर्ण है। एक नया नागरिकता अधिनियम 1955 बना जिसमें संशोधन होते रहे। नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे और जो सबसे अंतिम संशोधन है या आपका जिसकी परिणति 2019 में नागरिकता अधिकार में संशोधन हुआ था, नागरिकता अधिनियम में, जिसकी परिणति आपने सीए यानी कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में आपने देखी, ठीक है। तो आगे हम शुरू करते हैं। 1955 के अधिनियम के तहत नागरिकता के अर्जन के लिए 5 शर्तें रखी गई। टोटल स्टार्ट में 5 शर्तें रखी गई। हम पहले का देखते हैं कौन कौन सी शर्तें रखी गई। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, ठीक है, भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति या 1 जुलाई 1947-48 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा, ठीक है। 1 जुलाई के बाद जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके भारत या माता या पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हों, ठीक है। और साथ में जब यह संशोधन, एक और संशोधन हुआ 2005 में, उसमें कहा गया है यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ तो उसी दशा में भारत का नागरिक होगा जब उसके माता और पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों, ठीक है। और कोई अवैध प्रवासी ना हो। अब भारत में पदस्थ जो भी विदेशी राजनयिक हैं और जो शत्रु देश के बच्चे हैं उनको भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है। नंबर 2, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर भी सेम है। नंबर 3 है पंजीकरण द्वारा। केंद्र सरकार को आवेदन करने के बाद केंद्र सरकार, भारत सरकार किसी को भारत का नागरिक बना सकती है, परंतु उसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स रखे हुए हैं कि पंजीकरण का आवेदन देने से 12 महीने से वो साधारणतः निवास कर रहा हो, किसी अन्य देश का नागरिक न रह गया हो, ठीक है। और नागरिकता प्राप्त करने का आवेदन देने से पूर्व 7 साल भारत में रह चुका हो जिसमें वह 12 महीने से साधारण निवास कर रहा हो। प्राकृतिक रूप से यदि केंद्र सरकार कोई नया भूभाग, नया सीमा क्षेत्र अपने उसमें करती ही, भारत के अधिकार में लाती है, तो वहाँ पे जितने भी व्यक्ति रहते हैं वह भारत के नागरिक प्राकृतिक रूप से ही हो जाते हैं, ठीक है। नागरिकता की समाप्ति भारत में 3 तरीके से हो सकती है। कोई व्यक्ति यदि स्वेच्छता से अपनी नागरिकता त्याग दे। नंबर 2, कोई व्यक्ति अगर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता बर्खास्त हो जाएगी,
और नंबर 3, यदि केंद्र सरकार किसी भारतीय नागरिक को किसी आवश्यक रूप से बर्खास्त कर दे, यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई है, नागरिक ने यदि संविधान के प्रति अनादर जताया है, तब भी केंद्र सरकार उस भारत की भारतीय नागरिकता को बर्खास्त कर सकती है। या अन्य कोई शत्रुतापूर्ण कार्य भारत से किए हों। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का संविधान है। अब भारत में कुछ विदेशी नागरिकता भी दी गई है। या 2000 में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने ML सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इसके विषय में चलिए देख लेते हैं। सितंबर 3 टर्म है इसके, जो आपको याद होने चाहिए। सितंबर 2000 में LM सिंघवी साहब की, यहाँ पे लिखते हुए आता नहीं है, LM सिंघवी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ। ठीक है, इसमें एक भारतीय डायस्पोरा होता है, उसको बनाया गया। ठीक है, अब उस भारतीय डायस्पोरा का क्या मतलब होता है, इसमें 3 तरह की चीज़ें आपके लिए दी गई। एक विदेशी कार्ड बनाया गया, OCI, यहाँ पर एक PIO कार्ड दिया गया। ठीक है, PIO कार्ड स्कीम, PIO कार्ड स्कीम आपकी जो चालू की गई थी 2002 में चालू की गई, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो ऐसे व्यक्ति जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उन्हें दोहरी नागरिकता प्रदान की गई, लेकिन कुछ विशेष देशों में रहने वालों को उनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा गया। 2002 में लागू की गई। ठीक है, जैसे इनके माता पिता में से कोई या पितामह भारत में रहे हों, भारत में जन्मे हों और पहले भारत के स्थायी नागरिक रहे परंतु किसी अन्य देश में चले। अगला जो दिया गया NRI से पहले हम पढ़ेंगे OIC का कार्ड कॉन्सेप्ट आया था। OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें भारतीय विदेश नागरिकता कार्ड होल्डर दिया गया। ठीक है, इसमें PIO कार्ड और OIC कार्ड को अब आपस में कर लिया गया है, आपस में मिला दिया गया और इन्होंने जब मिलाकर एक कर दिया गया है आपके 2015 से। ठीक है, OIC स्कीम आपकी शुरू हुई थी 2005 में। पहले दोनों स्कीम साथ साथ चल रही थी, लेकिन दोनों में कुछ भ्रम थे, दोनों को मिला के 2015 में एक कर दिया गया। ठीक है, एकीकृत कर दिया गया और इसे OIC ही बोल दिया गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर। ठीक है, OCI कार्ड होल्डर। अगला है एक विदेशी भारतीय नागरिक का कार्ड होल्डर का अधिकार दिया गया। एक कॉन्सेप्ट लाया गया NRI का, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके पास भी भारत का पासपोर्ट होता है, लेकिन वह भारत में रहता नहीं है। इसके पास भारतीय नागरिक के लगभग सभी लाभों का वह अधिकृत होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं NRI। ये 3 टर्म आपके आते हैं, PIO, OCI और NRI। ठीक है, NRI नॉर्मली भारतीय नागरिक होता है जो भारत से बाहर निवास करता है और इसके पास भारतीय पासपोर्ट होता है। इसके पास लगभग सभी अधिकार होते हैं। ठीक है, जो भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं वो सारे अधिकार होते हैं। अब आते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम। 2 नागरिकता संशोधन अधिनियम अभी लेटेस्ट में किए गए, एक 2019 में और एक 2016 में। तो 2019 जो लेटेस्ट आपको किया गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसको CA के नाम से जाना गया। राजनीतिक रूप से इसका काफ़ी लोगों ने विरोध किया, इसके पीछे काफ़ी राजनीति की गई। यह क्या कहता है, यह कहता है अफ़गानिस्तान, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख देना, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये 3 कंट्रीज़ चिन्हित की गई। इन तीनों देशों से अल्पसंख्यक समुदाय, 6 अल्पसंख्यक समुदाय चिन्हित किए गए, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई एंड पारसी। अगर इन 6 अल्पसंख्यक समुदाय में से किसी ने 31 दिसंबर 2014, एक डेट दी गई 31 दिसंबर 2014,
या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है तो इनकी नागरिकता के 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया है तो इनकी नागरिकता की पात्रता को उदार बनाना है। और इन तीनों देशों को नागरिकों को ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ दे दी गई, पहले भी था, सिटीजनशिप एक्ट में था। इन तीनों देशों में से ये जो 6 धर्म के लोग हैं, 6 अल्पसंख्यक हैं वहाँ पर, ये आते हैं तो इनके लिए पहले एक शर्त थी कि 11 वर्ष तक भारत में निवास करें, उसके पश्चात दिया जाएगा। पर अभी यह शर्त ख़त्म कर दी गई है और शर्त ख़त्म करके 11 वर्ष से घटा के कोई नई चीज़ नहीं की गई है, या पुरानी ही चीज़ थी। इसका विरोध सिर्फ राजनीतिक कारणों से किया गया है, जिसका विरोध उचित नहीं है। यह 11 वर्ष से घटाकर इसकी सीमा 5 वर्ष कर दी गई है। यदि 5 वर्ष वे भारत में बिताते हैं, 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले आए हैं और 5 वर्ष भारत में बिताते हैं, यानी कि 31 दिसंबर 2019 तक रहे हैं, 31 दिसंबर 2014 को आए हैं, 30 दिसंबर 2014 को आए हैं, 30 दिसंबर 2019 तक रहे हैं, 5 वर्ष बिता दिया, तो इन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसका विरोध किया जाना तर्कसंगत था नहीं, या आवश्यक था करना। कुछ खामियां हर चीज़ में होती हैं, परंतु हमें एक उदार नागरिकता और लोगों का स्वागत इस प्रकार करना चाहिए। यदि उन्हें इन देशों में कोई समस्या हो रही है तो मानवीय आधार पर भी इस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। और साथ में इस संशोधन में जो कहा गया है, इस संविधान संशोधन के जो प्रावधान हैं वह कुछ राज्य हैं जिनमें नहीं लागू हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जैसे जनजातीय बहुल राज्य हैं जहाँ पर इनर लाइन परमिट अभी भी लागू है, वहाँ ये मान्य नहीं है, ठीक है। आपने पढ़ लिया। आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, अपने सुझाव दें। आपको किसी प्रकार के चेंजेस चाहिए, कैसा चाहिए, वो आप अपने सुझाव के द्वारा कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। बिल्कुल कोशिश की जाएगी कक्षाओं को आपके अनुरूप बनाया सके, आपकी सुविधा के अनुरूप बनाया जा सके। और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और ज्ञान अर्जित करते रहिए। बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं, अक्टूबर नवंबर में भी काफ़ी परीक्षाएं हैं, साथ में कई सारी परीक्षाओं का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो अपनी तैयारी को धार देते रहिए। और जनवरी से मार्च के बीच में आपको बहुत सारी परीक्षाएं देनी हैं और कोशिश करिए इन्हीं में से किसी एक परीक्षा में फाइनल सिलेक्शन लीजिए। अपने घर वालों का, अपने शिक्षकों का नाम रोशन करिए। इसी के साथ आपसे आज्ञा लूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।